दिल्ली में DSSB के माध्यम से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। दो डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के माध्यम से टोटल 1180 पदों पर यह भर्ती का आवेदन मांगा गया है। अगर इसके बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। डिटेल में भर्ती किस नियम से, किस शर्तों के आधार पर हो रही है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, सबके बारे में डिटेल में हमने बात की हुई है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर पीडब्ल्यूडी हो गया, तो इनके लिए रिजर्वेशन का पॉलिसी किस तरीके से है। क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को कितनी एज तक आवेदन करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ जो सीटेट के मार्क्स होते हैं वो आपकी कैटेगरी के आधार पर डिसाइड होते हैं। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए सीटेट के मार्क्स कितने होने चाहिए, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में डिटेल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, ये जो भर्ती है वो दिल्ली में हो रही है, और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है बल्कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ की जो कंडीशन होती हैं, यहाँ की जो नियम शर्तें होती हैं वो पूर्ण राज्य दर्जा वाले राज्य से अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें तय हो रही हैं इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST, ध्यान से सुनिएगा, SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप SC ST से ही आवेदन कर पाएंगे। कहने का मतलब कि आप कैटेगरी का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि जनरली देखा जाता है कि जैसे आप बिहार में अप्लाई करने जाते हैं और यूपी से हैं तो अदर स्टेट हो गए, तो उस कंडीशन में अदर स्टेट के कैंडिडेट को कैटेगरी का लाभ नहीं मिलता है और वो वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन करता है और अनरिजर्व कैटेगरी से ही फाइट करता है। लेकिन दिल्ली चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो SC और ST कैटेगरी के अभ्यर्थी, चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे आप दिल्ली से ही हो क्यों ना हो या फिर अदर स्टेट से ही क्यों ना हो, सब लोगों को SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप SC ST कैटेगरी से ही आवेदन करेंगे, आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन विशेष करके बात करें OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के 7वें पॉइंट में जाएंगे तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर OBC के बारे में साफ तौर पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिए, ओनली OBC ब्रैकेट में दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर दिस एंड दिस, और ये सभी बातें लिखी गई हैं। देखिए, विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन रिलैक्सेशन अंडर OBC कैटेगरी, दिस हैज फर्दर बीन क्लेरिफाइड बाय सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वाइड इट्स ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिस एंड दिस। और यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया, देखिए OBC आउटसाइड, आउटसाइड कहने का मतलब कि जो दिल्ली से बाहर के OBC कैंडिडेट हैं, यानी अन्य राज्य के OBC कैंडिडेट, विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी। मतलब कि दिल्ली से बाहर के अगर आप निवासी हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन करना होगा और अनरिजर्व कैटेगरी में ही आप फाइट करेंगे। जब मैं ये बात कर रहा हूं कि अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट को अनरिजर्व में फाइट करना है और अनरिजर्व में ही आवेदन करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अनरिजर्व की जो भी कंडीशन होगी वो आपके ऊपर लागू होगी। मतलब कि आप मान लीजिए यूपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, हरियाणा से है, राजस्थान से हैं, या फिर किसी भी राज्य, दिल्ली को छोड़ करके किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और OBC कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए सीटेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 90 नंबर होगा। 90 क्यों? 90 इसलिए क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 90 नंबर है। तो ध्यान से सुन लीजिए, OBC कैंडिडेट चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो, आपको 90 नंबर अगर आपका सीटेट पेपर 1 में है तभी आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। दिल्ली के OBC कैंडिडेट जो केवल दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं और OBC कैंडिडेट हैं, उनके लिए 82 नंबर अगर आपका सीटेट में है तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि OBC जो दिल्ली से हैं केवल उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा OBC कैटेगरी का। बाकी बाहर के जो OBC कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए, और ये अंडरलाइन करके लिखा गया है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब OBC का तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बात करें SC ST की, तो SC और ST चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा और
आपके लिए जो सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 82 नंबर होगा। मतलब कि ऐसे समझिए कि यूपी का कोई कैंडिडेट है और DSSB के माध्यम से प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहा है और यूपी में SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करता है और सीटेट पेपर 1 में उसके 82 या फिर 82 से कम, मतलब 82 से ज़्यादा और 90 से कम, मतलब कि 82 से लेकर के 89 तक भी नंबर है तो भी वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को भी वहाँ पर SC ST कैटेगरी के रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि SC ST चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, जो एज में रिलैक्सेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन है, साथ ही साथ जो आपका सीटेट के मार्क्स में रिलैक्सेशन है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल ओबीसी के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि ओबीसी अदर स्टेट के कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करना होगा और इस वजह से आपके सीटेट के मार्क्स भी अनरिजर्व के बराबर होंगे। अब एक बार एज को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि एज किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है, तो SC ST अदर स्टेट वाले भी चूंकि SC ST में ही कंसीडर किए जा रहे हैं, तो इसलिए आपको 35 साल तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। और ये जो डेट काउंट किया जा रहा है वो आवेदन की अंतिम तिथि यानी 16 अक्टूबर 2025 को डेट काउंट किया जाएगा। मतलब ये थ्रेशोल्ड डेट हो गया, आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो थ्रेशोल्ड डेट हो गया। अगर इस डेट को आपकी एज 35 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि SC ST कैंडिडेट चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर आउटसाइड दिल्ली के हैं, आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल होगी। OBC की बात करें तो OBC अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली के लिए 33 साल है और अदर स्टेट के लिए OBC कैटेगरी के लिए 30 साल होगी। अदर स्टेट के लिए मतलब कि यूपी बिहार किसी से भी आप बिलोंग करते हैं दिल्ली के अलावा और OBC कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए अनरिजर्व वाला जो एज लिमिट है यानी 30 साल वहीं आपका माना जाएगा और ये 30 साल इस डेट को देखी जाएगी। मतलब इस डेट को अगर आपका 30 साल से एक भी दिन ज़्यादा हो गया तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद से बात करें PWD। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, PWD वाले अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि उनको क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्षैतिज आरक्षण जो मिलता है। PWD की बात कर ले तो उनको भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि PWD की जो भी कंडीशंस होती हैं वो सब कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। PWD वाले कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप किसी भी राज्य से भी क्यों ना बिलोंग करते हो, तो PWD प्लस UR प्लस EWS कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन है। यानी कि आप किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर जनरल हैं या फिर EWS हैं, तो यहाँ पर 10 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD SC ST को 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया और PWD OBC को, ये OBC किसके लिए होगा, दिल्ली वाले के लिए, तो उनको 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप PWD हैं, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट OBC तो काउंट होंगे नहीं, वो UR में जाएंगे। तो अगर आप PWD हैं और अदर स्टेट के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC वाले, तो आप UR में कंसीडर किए जाएंगे, तो आपके ऊपर ये वाला कंडीशन लागू होगा। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए यूपी का कोई OBC का कैंडिडेट है और PWD है, तो उसके लिए ये कंडीशन नहीं है, उसके लिए ये कंडीशन होगी, क्योंकि OBC अगर यूपी का है तो जाहिर सी बात है वो UR में चला जाएगा और UR में जाने के कंडीशन में उस पर ये वाला कंडीशन लागू होगा, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट में उसको 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप PWD हैं और अदर स्टेट के अनरिजर्व हैं या फिर अदर स्टेट के OBC हैं, तो उस कंडीशन में आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 40 साल तक यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, PWD और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 30 प्लस 15 यानी 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। PWD प्लस OBC ये केवल और केवल दिल्ली के लिए है, ये वाली कैटेगरी केवल और केवल दिल्ली के लिए है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो एज को लेकर के जो भी आपके मन में शंका थी वो दूर हो गई, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा वो दूर हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर क्लियर शब्दों में यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो किस लेवल का बनेगा और किस डेट तक का बना होना चाहिए, इस पर भी हम लोग आएंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप समझ लीजिए। छठा पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS हु इज सेलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड टू अनरिजर्व कैटेगरी। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, जो EWS कैटेगरी है अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो EWS को जो भी रिलैक्सेशन या फिर जो भी आरक्षण मिलेगा वो आरक्षण आपको भी मिलेगा। केवल रिस्ट्रिक्शन OBC कैंडिडेट को लेकर के है। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट पे ध्यान से आइए। सेलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड टू अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड हु अपीयर इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट इज ट्रीटेड एज
ओन मेरिट लिस्ट। क्या कहा जा रहा है, देखिए, ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी हु इज सेलेक्टेड ऑन सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड ऑन अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट विल ट्रीटेड ऑन मेरिट कैंडिडेट सच कैंडिडेट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अनरिजर्व पॉइंट ऑफ द रिजर्वेशन रोस्टर। कहा यह जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैटेगरी का अभ्यर्थी है, जैसे ओबीसी का हो गया, एससी का हो गया, एसटी का हो गया, तो ओबीसी केवल दिल्ली को समझिएगा, लेकिन एससी एसटी अदर स्टेट को भी समझिएगा और ईडब्ल्यूएस भी अदर स्टेट को समझिएगा। मान लेते हैं कि अनरिजर्व का कट ऑफ जो है, एक उदाहरण के लिए मान लेता हूं मैं कि 100 नंबर गया और एससी का कोई कैंडिडेट है और उसका नंबर जो है वो 105 नंबर है, तो कायदे से देखा जाए तो ये ओवरलैप होकर के अनरिजर्व की सीट पर चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि ये तभी ओवरलैप होकर के अनरिजर्व की सीट पर जाएगा जब अनरिजर्व की सारी कंडीशन को, सारे स्टैंडर्ड को वो फुलफिल किया हो। मतलब कि एससी कैटेगरी में रहते हुए आपने जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिए हुए होने चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिए हुए, मतलब कि जनरल कैंडिडेट का जो भी कंडीशन है, जो भी उनकी शर्तें हैं, अगर उसको फुलफिल करते हुए आप अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाए हैं, तभी आप ओवरलैप होकर के यूआर में जाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में ये वाला कैंडिडेट जो किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिया हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, चाहे एज में, या फिर किसी भी तरीके से अगर उसने रिलैक्सेशन लिया है, तो उस कंडीशन में वो अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होगा। आगे पढ़िए। ओनली सच एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड टू अनरिजर्व कैंडिडेट शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसी। ठीक है। इन अदर वर्ड वेन अ रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड, रिलैक्स स्टैंडर्ड कहने का मतलब कि एससी के लिए जैसे आयु में छूट है, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो जैसे आयु में छूट है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट है, तो उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड। मतलब कुछ ना कुछ आपने रिलैक्सेशन लिया है, छूट लिया हुआ है। इज अप्लाइड इन सेलेक्टिंग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, फॉर एग्जाम्पल द एज लिमिट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन लार्जर देन other is provided for the unreserved category candidate etc. The SC ST OBC are to be काउंटेड अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसी। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने रिलैक्सेशन ले लिया है तो आप अपनी ही कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, तब आप अनरिजर्व सीट पर नहीं जाएंगे। और इसी के संबंध में हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपना जजमेंट दिया गया है। ठीक है, ये स्थिति आपको स्पष्ट हो गई। मतलब ओवरलैप तभी होगा जब कोई कैटेगरी वाला बंदा जनरल कैटेगरी के यानी अनरिजर्व कैटेगरी के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिया है तो ज़्यादा ही नंबर क्यों ना हो यूआर से उसका, फिर भी वो यूआर की सीट पर नहीं जाएगा, अपनी ही कैटेगरी में वो चयनित होगा। ठीक है। इसके बाद से बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है ईडब्ल्यूएस को लेकर के कि क्या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जनरल की सीट पर फाइट नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूआर का नंबर अगर मान लीजिए 100 नंबर गया और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कोई कैंडिडेट है, कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है जिसका 103 नंबर आया, तो इसका तो ऑलरेडी अपनी कैटेगरी में चयन हो रहा है ना। ये ओवरलैपिंग कहने का मतलब कि अगर इसने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिया है तो ये इस कैटेगरी पर नहीं जाएगा, बल्कि अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होगा। अपनी कैटेगरी में तो इसका सिलेक्शन हो ही रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो किस लेवल का बना होना चाहिए और किस डेट तक का बना होना चाहिए। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंटर लेवल का चलेगा, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक का निर्गत हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में ओबीसी के बारे में मेंशन किया गया है। ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी पोसेस द ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट दैट इज 16 अक्टूबर 2025। फर्दर ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी पोसेसन ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2025 आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इतना यानी कहा यह जा रहा है कि जो चूंकि ये 2025 में आवेदन लिए जा रहे हैं और जो ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, मैं अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। उसी से आप एससी एसटी का भी समझ सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस को और जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है वो उनके फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर मिलता है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर चली जाती है तो आप नॉन क्रीमी में नहीं गिने जाएंगे बल्कि क्रीमी में चले जाएंगे। तो क्रीमी वाले कैंडिडेट को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। तो अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है
तभी आप नॉन क्रीमी लेयर में रहेंगे और उस कंडीशन में आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो वहीं कहा जा रहा है कि आपका जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2025, ध्यान से सुनिए, 1 अप्रैल 2025 जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उस दिन के बाद का इशू हुआ होना चाहिए, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा आपका वो इस डेट के बाद का होना चाहिए और इस डेट से पहले का होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो ओबीसी में केवल ये प्रॉब्लम होता है और ईडब्ल्यूएस में ये प्रॉब्लम होता है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वो मान्य होता है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के बाद से आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बदल सकता है। मान लीजिए कोई सैलरी जिसकी बढ़ गई हो, या फिर मान लेते हैं कि आपका बिजनेस है और बिजनेस से इनकम बढ़ गया हो, तो इस वजह से हर एक फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग काउंट किया जाता है। ठीक है, अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि इस 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका इशू हुआ होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाएगा वो इस फाइनेंशियल ईयर के पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा, क्योंकि आपका जो सैलरी स्लिप या फिर जो भी चीज़ें लगेंगी वो आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का लगेगा, 31 मार्च 2025 से पहले का लगेगा, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का लगेगा। ठीक है, तो वर्तमान ईयर, जिस भी ईयर में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस ईयर से एक फाइनेंशियल ईयर पीछे का आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाएगा और उसके आधार पर आपका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब बात करें SC ST को लेकर के, तो SC ST में फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखी जाती है, उसमें आपकी इनकम 50 लाख भी है तो भी कोई इशू नहीं है। आपकी जाति अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रही है तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। लेकिन सेंटर लेवल पर कई बार क्या होता है कि कुछ जातियों को SC ST से निकाल करके OBC में डाल दिया जाता है या फिर OBC से निकाल करके SC ST में डाल दिया जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा कि इस डेट से बाद का बना होना चाहिए या फिर इस फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपसे अपडेटेड वो सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। तो अगर आपके पास पुराना है तो आप लगा सकते हैं, और अगर पुराना कहने का मतलब कि वो ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है और अगर ऑनलाइन वेरीफाई हो जा रहा है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करिएगा बहुत पुराना ना हो, बहुत ज़्यादा अगर पुराना है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, और हो सकता है कि काउंसलिंग के समय आपको फिर से टाइम दे दिया जाए नया इशू कराने के लिए। तो अगर अभी की बात करें तो अभी आपके पास समय है, हफ्ते 10 दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो आवेदन करने से पहले अगर आप अपना रिन्यू करा लेंगे तो वो बेटर है। रिन्यू कराने का मतलब कि वो दोबारा ही इशू होता है, दोबारा ही फॉर्म भर के आपको फिर से बनवाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। क्यों ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि एक बार SC ST कास्ट सर्टिफिकेट हमारा बन गया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। देखिए, फाइनेंशियली कंडीशन के लिए वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि SC ST कैटेगरी के लिए पैसे का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपकी इनकम कितनी हो रही है साल भर में, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखा जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन आपका EWS और OBC में देखा जाता है। लेकिन आपका लेटेस्ट इस वजह से मांगा जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सेंटर की लिस्ट होती है SC ST की वो अपडेट कर दी जाती है। कुछ जातियां घट जाती है, कुछ जातियां बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब कि कुछ जातियां OBC से SC में चली जाती हैं या फिर ST से SC में चली जाती हैं। इस वजह से वो आपसे लेटेस्ट वाला मांग सकते हैं। तो जितना आपका लेटेस्ट होगा उतना बेटर है। और कितना पुराना चलेगा, तो 3 साल से कम पुराना है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन OBC का भी अगर आप देखें तो 3 साल तक चल जाता है। लेकिन EWS के लिए अगर मैं बात करूं तो EWS के लिए एक फाइनेंशियल तक ही केवल वो वैलिड होता है। और OBC के लिए बात करें तो चूंकि यहाँ पर दिल्ली का केवल OBC कैंडिडेट को केवल कंसिडर किया जा रहा है, तो उनका इस डेट से बाद का होना चाहिए और इस डेट से पहले का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।